हेलो बच्चों, वेलकम टू एकेड एक्सेल। माई सेल्फ दीपाली एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज हम लोग बच्चे कंप्लीट करने जा रहे हैं हमारा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर्स। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूँ तो हमने हार्ट को इंट्रोड्यूस करवा दिया था और हार्ट की मसल्स पढ़ी थी, वॉल ऑफ हार्ट्स पढ़ी थी और भी बहुत सारे हार्ट के बारे में हमने बेसिक डिटेल्स जान ली है ना। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट किस तरीके से होता है। इससे पहले अगर मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स की बात करनी हो तो उसमें मैंने पढ़ाया है पूरा ब्लड का फ्लो किस तरीके से होगा, ब्लड किसका बना है, ब्लड कैसे आगे बढ़ सकता है, ब्लड को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, हाउ इज क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कंप्लीटेड। तो एक जगह पे अगर हम बोलते हैं कि क्लॉट हो जाता है ब्लड तो वो कैसे हो रहा है, किन कारणों के कारण हो रहा है, तो वो सारी चीजें हमने पढ़ ली है अभी तक, है ना। चलिए तो देखते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, सबसे पहली जो चीज होने वाली है वो है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को आज हम पढ़ेंगे किस तरीके से और कैसी क्या होती है बेसिकली कार्डियक साइकिल। देन आता है आपका डबल सर्कुलेशन, कैसे कंप्लीट होगा, किस तरीके से प्रोसीड होगा। ब्लड वेसल्स का लास्ट क्लास में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, आज की क्लास में हम कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे ऑफ ब्लड वेसल्स। देन योर ईसीजी। ईसीजी एक बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है कि किस तरीके से हम जितना भी हमारा इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है हार्ट का वो कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड देन डिसऑर्डर्स फॉर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले हैं, ठीक है। आज हम लोग पहला जो चीज जिसकी आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा बच्चे अपने पास क्या, वो टॉपिक अपने पास रहेगा, सबसे पहला टॉपिक इज योर डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन बहुत आसान चीज है कि भाई अगर तुमने हार्ट में तुम बोल रहे हो ब्लड फ्लो हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है। फिर आज अपन थोड़ा कार्डियक साइकिल को देखेंगे। कार्डियक साइकिल इज द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ योर हार्ट। और फिर उसके बाद आगे ईसीजी ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट को कुछ डिसऑर्डर्स भी देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहले बात करते हैं अपन डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन होता क्या है, नाम बता रहा है कि दो बार कुछ चीज जो होगी वो सर्कुलेट करेगी। डबल सर्कुलेशन, कुछ चीज ऐसी होगी जो दो बार सर्कुलेट करेगी, आपकी बॉडी से दो बार निकलेगी। अब बच्चे समझना, एक प्रोसेस बताऊंगी उसको ध्यान से समझना कि जब मैं बोल रही हूँ कि हार्ट से, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट पंप करेगा और ब्लड सब जगह पे फ्लो होगा, वो चीज कैसे पॉसिबल है, क्या होता है उसके अंदर, ये चीज देखिएगा। चलिए सबसे पहले बनाते हैं आपका हार्ट, ह्यूमन हार्ट। ये इस तरीके का हमने पहले भी बनाया हुआ है हार्ट, है ना। ये हमने ये चीज देख ली थी कि हाँ भाई वॉल्स वॉल्स होते हैं, सेप्टम होता है, और जो लोअर अगर मैं बात करती हूँ हार्ट की लोअर वॉल की, तो अपर वॉल्स के मुताबिक लोअर वॉल जो होगी वो ज्यादा थिक होगी। क्यों थिक होगी? टू बेयर द प्रेशर और टू एक्सर्ट द प्रेशर। देखो भाई, लंग्स में जाने का काम, बॉडी में जाने का काम अभी तुमको बताएंगे कौन कौन सी जो आपके पास कैपिलरीज तो नहीं, आर्टरीज और वेन्स है वो कर रही होंगी। पर वहां तक जाने के लिए एक प्रेशर भी तो चाहिए ब्लड को। वो प्रेशर कौन देगा, वो कैसे देगा, वो वेंट्रिकल से दिया जाता है बच्चे। और इसीलिए वेंट्रिकल्स जो होते हैं, जैसे ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल थिक वॉल्ड होते हैं, थोड़ा मोटा वॉल्ड होते हैं, ताकि ये ऊपर नीचे की तरफ प्रेशर से ब्लड को पहुंचा सके, ठीक है। चलो अब ऊपर बनाते हैं अपन लंग्स। नीचे आ गए अपने पास बॉडी। अब देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले आता है बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो किस में जाता है? सबसे पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और वो सबसे पहले जाता है आपका, इसकी एक शॉर्ट फॉर्म है ना, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद कर लो, LORD, यानी लेफ्ट, इसका मतलब होता है लेफ्ट
ऑक्सीजनेटेड, राइट डीऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमेशा लेफ्ट वाले एरिया में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और हमेशा राइट वाले एरिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब भी तुम्हारे पास सर्कुलेशन आता है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैम कौन सी तरफ क्या चीज रहने वाली है, तो बेटा जी LORD याद रख लेना। लेफ्ट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और राइट साइड हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, अब मैं बोल रही हूं कि राइट साइड की तरफ से बॉडी में क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो सबसे पहले कौन सी तरफ जाएगा बच्चे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड में, और सबसे पहले अपर चेम्बर फिल होता है ना, तभी तो वो स्क्वीज करेगा और लोअर में भरेगा। तो सबसे पहले कौन सा चेम्बर फिल होगा? अपर चेम्बर। और अपर चेम्बर हमको पता है किसका बना हुआ है, किसका बना हुआ, क्या कहते हैं हम अपर चेम्बर्स को? अपर चेम्बर्स आर नोन एज एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो हुआ क्या, सबसे पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा वो ट्रैवल करेगा विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी नहीं, विद द हेल्प ऑफ वेना कावा। वेना कावा इज योर लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी वेन है ये। और अपर बॉडी से सारा का सारा वेनस ब्लड, लोअर बॉडी से सारा का सारा वेनस ब्लड, इसका ट्रांसपोर्ट करना ही काम है आपकी वेना कावा का। तो जब मैं बात करूंगी अपर बॉडी का पूरा ब्लड, वेनस, वेनस ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, खराब खून, तो वेनस ब्लड अपर बॉडी का लेके जाने का काम कौन करेगी? सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, और लोअर बॉडी का लेके जाने का काम करेगी इंफीरियर वेना कावा। तो दो वेना कावाज होती हैं, तो वेना कावा बेसिकली बॉडी से लेके आएगी और लाके किस में रख देगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा बच्चे, ये ट्रैवल करता है नीचे की तरफ, यानी ये फिल किसको करेगा? अब वेंट्रिकल को। तो जब एट्रिया स्क्वीज कर जाता है और सारा का सारा ब्लड शिफ्ट हो जाता है टू वेंट्रिकल, वेंट्रिकल स्वेल हो जाएंगे। अब ये वेंट्रिकल क्या करेंगे? इस ब्लड को पहुंचाएंगे ऊपर की तरफ, है ना। वेंट्रिकल अपने पास क्यों रखेगा? वेंट्रिकल इसको प्यूरिफिकेशन के लिए दे देगा। और किसको प्यूरिफाई करने के लिए देगा? आपके लंग्स को, क्योंकि लंग्स ही तो प्यूरिफिकेशन यूनिट है। लंग्स में ही तो हम ये प्रोसेस देखते हैं। कौन सा प्रोसेस देखते हैं? कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा, और किसकी मदद से होगा? बाय क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई। तो यहाँ क्लाउड लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई प्रेजेंट रहती है, जिसके कारण, जो कि हमने पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन में पढ़ा है ना, थोड़ा सा उसको रिकॉल करना है ना, थोड़ा सा उसको रिकॉल करना। चलो, अब यहाँ पे जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना कावा लेके गई, तो ये तो एट्रिया में लेके गई थी। मैम वेंट्रिकल से ऊपर कौन लेके गया? इसके लिए भी तो कोई नाम होगा। यस ऑफ कोर्स है बच्चे। वेंट्रिकल से ऊपर ले जाने वाली एक आर्टरी थी। याद करो, जब मैंने आर्टरी और वेन में लिखवाया था, मैंने एक डिफरेंस लिखवाया था। एक बैक बेंचर होता है जो कि किसी की बात ही नहीं मानता कि भाई कुछ भी हो जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, मैं नहीं लूंगा। मुझे अगर मैम ने काम करने को बोला है तो मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा ये काम। तो बैक बेंचर होता है ना, यहाँ पे भी वही बैक बेंचर है। उस बैक बेंचर का नाम क्या है? उसका नाम है आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। मतलब कि सारे आर्टरीज काम क्या कर रही हैं? सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी कि यार ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन, सारी की सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की तरफ भाग रही है। इकलौती आएगी कि यार मैं तो डीऑक्सीजनेटेड, जो सब लोग काम कर रहे हैं मैं वो नहीं करूंगी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। कैसा ब्लड लेके जाएगी? डीऑक्सीजनेटेड, याद रखना ये चीज। ठीक है, फिर उसके बाद अब हो गया प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अब आपके पास प्योर ब्लड आ गया। ये प्योर ब्लड क्या होता है बच्चे? एल्वियोलाई से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा लंग से कहाँ ट्रांसफर होगा? आपके फर्स्ट चेम्बर में, दैट इज लेफ्ट एट्रिया। ठीक है, सबसे पहले ये ब्लड कहाँ फिल्टर आएगा? आपका लेफ्ट एट्रिया के अंदर। लेफ्ट एट्रिया में लाने का काम कौन करेगा? अगेन याद करो, एक ऐसी वेन जो कि क्या काम कर रही थी?
जो कि काम क्या कर रही थी बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवा रही थी, है ना, इकलौती वेन, सॉरी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करवा रही थी। बाकी सारी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को करवाती है, बस ये एक ही है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर करवाएगी, और कहाँ करवाएगी, ये लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट एट्रिया में, ठीक है। लेफ्ट एट्रिया से यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा ये ट्रेवल करेगा नीचे की तरफ, वेंट्रिकल फिल होंगे भाई, पहले ऑरिकल फिल हो जाएगा, फिर वो स्क्वीज कर जाएगा, सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आ गया, वेंट्रिकल से ब्लड मूव कर जाएगा पूरी बॉडी में, यही तो हमको करवाना है। और ये काम करने के लिए इसके पास है लार्जेस्ट आर्टरी, दैट इज aorta. Aorta is your largest artery. सबसे बड़ी आर्टरी है aorta. तो aorta क्या काम करती है बेटा, aorta आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो एक तो हो गया इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आ गया क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वापस यहाँ पे डिफ्यूजन के थ्रू, और ये सारी चीजें हमने इन डिटेल पढ़ी है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में, कि टिश्यूज में एक्सचेंज ऑफ गैस होता है विद द हेल्प बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन, है ना। डिफ्यूजन सिंपल प्रोसेस जिसके अंदर हायर कॉन्सेंट्रेशन से चीजें लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर जाती है। यहाँ पे भी सेम चीज होती है ना, हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट होता है, यहाँ भी वही चीज होगी बॉडी की टिश्यूज में भी। तो ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू, ये इनफाइनाइट चलती जाती है। देखो इनफाइनाइट जैसा ही लग रहा है ना, लग रहा है ना इनफाइनाइट जैसा ही, ये इनफाइनाइट ही चलती जाती है ये चीज, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक बात। अब क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर अगर आप देखें, आपके हार्ट के अंदर अगर आप देखें, 2 बार ब्लड सप्लाई हो रहा है ना। पहली बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पहली बार आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, दूसरी बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, यानी ब्लड 2 बार आपके हार्ट से निकल रहा है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो ये प्रोसेस क्या है बच्चे, डबल सर्कुलेशन। दिस इज डबल सर्कुलेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो 2 बार आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो होगा। चलो अब इसको पढ़ते हैं। अब अगर देखो इसको लेके जाना है तो ऑब्वियसली ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट है, ब्लड वेसल्स की रिक्वायरमेंट है। जरा सा देखें ब्लड वेसल्स को, क्योंकि ये सारी ब्लड वेसल्स ही तो है। अब इसने थोड़ा सा ब्लड वेसल को इन डिटेल बताया है, देख लेते हैं एक बार क्या बोलना चाह रहा है इन डिटेल भी। चलो ड्रॉ करते हैं ब्लड वेसल। कोड आएगी आपकी, येलो कलर से बना देती हूँ। चलो इनकी मार्किंग देखना। ये आपका ब्लड वॉल होता है बच्चे, ब्लड वेसल का वॉल, है ना। ब्लड वेसल की वॉल किस तरीके से होती है अभी देखना। ब्लड वेसल की वॉल पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे, ठीक है। मैंने इसीलिए इसी के नीचे बनाया है ताकि तुम्हारे लिए इजी होगा कि तुम देखते भी जाओगे और समझते भी जाओगे। चलो इसको सबसे पहले पढ़ो। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स। हमेशा ब्लड वेसल के थ्रू ही जो ब्लड है वो फ्लो करवाएगा। तो ये चीज हमको समझ में आती। द आर्टरीज एंड द वेन्स, ये हमारे पास ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, वेन है, और एक कैपिलरी भी बाद में आएगी, पर अभी इसने आर्टरी और वेन को मेन लिया है, मेन सोर्स, ठीक है। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। 3 लेयर आती हैं हर आर्टरी और हर वेन के अंदर, ठीक है। क्या होती है, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथीलियम, जिसको हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। जल्दी से मार्क करते हैं इसको, कौन सी लेयर है ये, इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, इनर मोस्ट लेयर।
ठीक है, सबसे अंदर की तरफ लोकेटेड है ट्यूनिका इंटीमा, नाम ही बता रहा है। मिडल लेयर, और बनी किसकी है बेटा जी? स्क्वेमस एपिथेलियम। बनी किसकी है? स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, स्क्वेमस एपिथेलियम की फॉर्म्ड रहती है ये। कौन? ट्यूनिका इंटीमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है ये? अगला बोलता है, अगली लेयर की अगर तरफ जाएं तो द मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स ट्यूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल लेयर विथ कोलेजन फाइबर। इसको बाद में देखेंगे, पहले देखते हैं मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल की मिडल लेयर ये वाली, क्या नाम है इसका? यहां लिख रही हूं, ठीक है। क्या नाम है इसका? ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया मीडियम वाली लेयर है बच्चे, ट्यूनिका मीडिया। और ट्यूनिका मीडिया क्या काम करती है और किसकी बनी होती है? ये बनी होती है स्मूथ मसल्स की, फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, और ये डिफाइन करती है कि आर्टरी और वेन में डिफरेंस जो हम बोलते हैं ना, बेसिकली ये जो सेंटर वाला एरिया होता है ये होता है आपके पास ल्यूमन। ठीक है, ये आपका ल्यूमन होता है। और इस ल्यूमन का अगर मैं डायमीटर देखूं तो वो किस पे डिपेंड करता है बच्चे? वो डिपेंड करता है इस ट्यूनिका मीडिया पे। अगर कई बार ऐसा देखा जाता है, मतलब कई बार देखा नहीं, वेन्स और आर्टरीज में डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर की ट्यूनिका मीडिया प्रेजेंट होती है। ट्यूनिका मीडिया क्या काम कर रही है कि ये कितनी मोटी होगी ये डिसाइड करेगा। ये अगर मान लो बहुत ज्यादा मोटी हुई तो ये सेंटर वाला ल्यूमन क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अगर ये बहुत ज्यादा पतली हुई बाहर की तरफ तो ल्यूमन क्या हो जाएगा? ब्रॉडर हो जाएगा, एक्सटेंडेड हो जाएगा, है ना। तो एक ल्यूमन, तो ये जो ल्यूमन होता है ये ल्यूमन डिपेंड करता है बच्चे की वेन है या आर्टरी है, और उस पर डिपेंडेंसी के हिसाब से ये बताता है कि ये ट्यूनिका मीडिया जो होगा अगर ये थिक हुई तो यानी ल्यूमन छोटा होगा, नैरो ल्यूमन हम बोलते हैं। और अगर ट्यूनिका मीडिया ही थोड़ी सी थिन वॉल्ड रही तो हमारा जो ल्यूमन वाला एरिया है वो क्या हो जाता है? थोड़ा थिकर हो जाता है, याद रखिएगा। तो ट्यूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल फाइब्रस, एक्सटर्नल क्या है? एक्सटर्नल आ जाते हैं। एन एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज विद कोलेजन फाइबर is called tunica externa. The tunica media is comparatively thinner in vein. चलो भाई एक्सटर्ना भी मार्क कर देते हैं। This is your tunica externa. ट्यूनिका एक्सटर्ना नाम ही बता रहा है आउटर मोस्ट है। ठीक है, दिस इज आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की लेयर है ये। बनी किसकी है? कोलेजन फाइबर की बनी हुई है। तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ कोलेजन फाइबर। सिंपल, बड़ी सिंपल सी चीज। अब यहां देखना, ट्यूनिका मीडिया के बारे में बता रहा है। ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिनर इन वेन। अभी बताया था ना मैंने कि ये पतली दिखेगी आपको वेन्स के अंदर। ल्यूमन जो, और पतली दिखेगी अगर तो ल्यूमन बड़ा रहेगा। ठीक है, वेन्स का डायमीटर ल्यूमन बड़ा रहेगा और इन कंपैरेटिव टू आर्टरीज। चलो डायग्राम देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे देखो, अगर तुम, ये वेन है ना, और ये आर्टरी है। आर्टरी का ल्यूमन देखो बहुत ज्यादा छोटा है। क्यों है? क्योंकि इसकी जो ट्यूनिका मीडिया वाली लेयर है ये थोड़ी सी मोटी है। और अगर मैं बात करूं वेन की तो यहाँ देखो, ये जो ट्यूनिका मीडिया वाला लेयर है ये बहुत ज्यादा पतली है। तो ये वेन और आर्टरी में ल्यूमन का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि कौन सी लेयर के कारण जो है वो दिक्कत, मतलब कौन सी लेयर के कारण ये चीज हमको देखने को मिलती है। ठीक है, कि मतलब why broader lumen is seen in vein as comparative to arteries? It is because of tunica media. ठीक है, क्लियर है बात? चलो, as mentioned earlier, the blood pumped by the right ventricle enter the pulmonary artery. अभी अपन ने जो जो चीजें पढ़ी है बेटा वही चीज को देखना कि राइट वेंट्रिकल से निकल के ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। Whereas the left ventricle pump the blood into aorta. लेफ्ट वाला क्या करेगा? aorta के अंदर पंप कर देगा, और राइट वाला क्या करेगा बच्चे? इसको पल्मोनरी आर्टरी में डालेगा। ठीक है, काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग लाइन हो जाती है एनसीईआरटी के अंदर कई बार, तो हम लोग उसको एज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताते हैं ताकि तुम्हें इजी हो। चलिए अगला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्स इनटू पल्मोनरी आर्टरी।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, उल्टा काम कर रही है ना वो, एंड पास ऑन इट टू लंग्स फ्रॉम वेयर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स में हो गया प्योरीफाई, अब आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ आएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू, सबसे पहले कहाँ एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम में, नाम याद करते जाना। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन, इस पाथवे को हम क्या बोलते हैं बच्चे, pulmonary circulation. The oxygen blood entering the aorta is carried by the network of arteries, arterioles, capillaries to the tissues, from where deoxygenated blood is collected by the system of venules, veins and vena cava and emptied into right atrium. चलो भाई दिखाती हूँ तुमको कैसे हो रहा है, क्या बोलता है। ओके, आपकी आर्टरीज जो होती है बेटा, ये आप मान लो आर्टरी है, आपकी आर्टरीज जो रहेगी वो किस तरीके की रहती है, वो कौन सा ब्लड लेके जाएगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। आर्टरीज आगे जाके डिवाइड, यहाँ पे देखना मस्त नेटवर्क दिखेगा तुमको, आर्टरीज आगे जाके डिवाइड होगी टू फॉर्म आर्टरियोल्स, बहुत सारी लाइन्स अलग अलग। देखो यार, अब तुम ही खुद ही सोच के देखो कि जब तुम लोग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट देखा है, तुम्हारे घर से सीवेज में नाला सिस्टम, हाँ सिंपल, नाला सिस्टम, तुम्हारे घर से ना जब एक पाइप निकलता है, सीवर पाइप जिसको हम कहते हैं, ड्रेनेज पाइप जिसको हम कहते हैं, वो कनेक्ट होता है थोड़े और बड़े सीवर सिस्टम के अंदर, है ना। तो एक ड्रेनेज पाइप, एक बहुत पतला सा ड्रेनेज पाइप जो है होगा, वो कनेक्ट होता है, दो तीन कनेक्ट होते हैं और एक बड़े से पाइप के अंदर खुलते हैं, फिर वो बड़ा सा पाइप और बड़े पाइप के अंदर खुलता है ना, फाइनली वो रिवर्स के अंदर एंटर हो जाता है। तो हर ऐसी चीज जो नेटवर्क्ड होती है, इसको हम लोग पाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि ये आपकी अगर आर्टरी हुई, तो ये आर्टरी के बाद आपके पास आ जाती है ये आर्टरी, ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाती है और छोटी, इससे और पतली आर्टरियोल्स, आर्टरियोल्स फर्दर और डिवाइड करेगी और किसमें डिवीजन दिखाएगी बेटा, और पतली पतली गलियां जिसको मैं बोलती हूँ कैपिलरीज, ठीक है। ये कैपिलरीज क्या करती है, ये कैपिलरीज बहुत सारी होती हैं और फाइनली ये मर्ज कर जाती है विद वेन्यूल्स और लीड करती है टू वेन। देखना यहाँ हुआ क्या है, यहाँ हुआ ये है, ये आ गया आपका वेन, वेन्स आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, आर्टरीज आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, ठीक है। अब एक एक चीज बताती हूँ, देखना, आर्टरीज आपके पास ऑक्सीजन, नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, आर्टियोल्स एंड कैपिलरीज टिश्यू तक लेके जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स लिखते जाते हैं यहाँ पे, ये आ गया आपके पास आर्ट्रियोल्स, ठीक है। और ये जो बीच वाला ना, जहां मैंने मिक्सचर बनाया है, ये चीज आपके पास है बच्चे कैपिलरीज, ठीक है। दिस आर योर कैपिलरीज। अब होता क्या है ना, कैपिलरीज जो है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, ये मैंने तुम्हें डिफरेंस में भी बताया था, है ना। जब आर्टरी, वेन और कैपिलरीज का हम डिफरेंस पढ़ते हैं, कैपिलरीज आर द थिनेस्ट अमंग देम। थिनेस्ट क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ ट्यूनिका इंटीमा प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल है नहीं, मीडिया है नहीं, तो अपने पास सिर्फ क्या है, ट्यूनिका इंटरना, और सिर्फ इंटरना प्रेजेंट होगी तो सोच के देखो उसका ल्यूमन कितना ज्यादा नैरो, वो ब्रॉडर होगा, सिर्फ बाहर एक पतली सी लेयर है, और एक लेयर के कारण, वो उस एक लेयर के कारण डिफ्यूजन बहुत इजी हो जाता है फ्रॉम टिश्यूज। तो ये क्या करती है, टिश्यू को दे देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
आर्टरी से निकल रही है ना, तो टिश्यू को तो पकड़ा देगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यू से ले लेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जैसे ही टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड इसने ले ली, या आगे जाके इसको कनेक्ट कर देगी किसके साथ, इट विल कनेक्ट द टिश्यूज फ्रॉम वेयर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड कैसे हो गया, CO2 मिलके, इज कलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ वेन्यूल्स, जहां हमने आर्टियोल्स पढ़ा था, अब यहां आ जाएंगे हमारे पास कुछ वेन्यूल्स। These venules will connect to further veins, वेनलेट एंड आगे वेन्स। क्लियर है बात? तो कितना आसान सिस्टम है कि एक अब तुम देखो, कैपिलरीज को इसीलिए बोला जाता है कि ये दोनों तरफ की है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके जा सकती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी लेके जा सकती है। और बनी किसकी होती है, ये एकदम फाइन सबसे पतली लेयर की, इसके बाहर कोई ज्यादा लेयर होती नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंटरनल होती है इसके अंदर, मीडिया नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है, तो इसके अंदर सिर्फ इंटरनल वाली लेयर है जो कि इतनी पतली होती है जिसके कारण ये इजीली सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैस कर सकती है। अब जैसे ही एक बार गैसियस स्टेट एक्सचेंज हो गई, एक बार इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, तो अब ये कैसा ब्लड हो जाएगा बच्चे, वेनस ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो आया कैसा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड, गया कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। तो यही तो हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, यही तो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है, और ये कंप्लीट किसके कारण हो पा रहा है, हार्ट के कारण, सिंपल। ठीक है, क्लियर है यहां तक ये चीज? नेक्स्ट, सो the system collected by the system of venules, vein and vena cava, लार्जेस्ट में ओपन हो जाएगी ना, तो लास्ट आएगा अपना वेना कावा। ठीक है, तो वेना कावा एंड एम्प्टीड इनटू राइट एट्रियम। अब बच्चे क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ ओपन होता है, अभी अपन ने पढ़ा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ की तरफ ओपन होगा, राइट साइड में, और राइट साइड में अपर चेंबर में ओपन होगा, और अपर चेंबर कौन है इसका, राइट एट्रियम। तो यहां सबसे पहले जाके ये राइट एट्रियम में ओपन हो जाता है ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ऐसे टाइप के सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। व्हाट इज सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जब ब्लड का फ्लो होगा फ्रॉम आर्टरीज, है ना, अओर्टा, आर्टरी में भी सबसे बड़ा ले लो, अओर्टा से फ्लो हो रहा है, अओर्टा से चीज जाएगी आर्टियोल्स में, फिर जाएगी कैपिलरीज में, फिर जाएगी वेन्यूल्स में, फिर जाएगी वेनलेट्स के थ्रू वेना कावा के अंदर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, और फाइनली एंटर हो जाएगी टू द राइट एट्रियम। और अब जो ब्लड एंटर हुआ है, दैट इज योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब ये चीज को हम क्या बोलेंगे, दिस इज योर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। एक होगा आपका पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मनरी मतलब सारा लंग से कनेक्ट कर दिया तुमने, यहां कोई लंग से कनेक्शन ही नहीं है, तो ये आ जाता है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। वहां पे लंग से कनेक्शन था तो पल्मनरी सर्कुलेशन। ठीक है, तो यहाँ लंग से कनेक्टेड है, पल्मनरी सर्कुलेशन। पल्मनरी वर्ड एज अ प्रीफिक्स यूज किया जाता है फॉर टू डिफाइन लंग्स। ठीक है, और अगर मैं बात करती हूँ कार्डियक की, है ना, तो ये वर्ड्स यूज होते हैं ज्यादातर हार्ट के लिए। नेक्स्ट आता है द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन प्रोवाइड्स द न्यूट्रिएंट अलाइक। अब क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है, ऑक्सीजन, अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस। भाई जो चीज टिश्यू को चाहिए वो उसको मिल रही है, और मिलने का कारण क्या, कहाँ से मिल रही है, वो उसको उसी सिस्टमैटिक सिस्टम से मिल रही है, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन से मिल रही है। टेक CO2 एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस अवे, और सारी बेकार चीजें ले जाएगी क्योंकि यहीं पे ही इनका एक्सचेंज ऑफ गैस हुआ है। A unique vascular connection exists between the digestive tract and liver called hepatic portal system। चलो इसको समझते हैं, hepatic portal system क्या होता है। hepatic वर्ड आता है आपके पास लिवर से, hepatic मतलब होता है आपके पास लिवर। अब होता क्या है ना बच्चे, कई बार हम ये चीज देखते हैं, लिवर आपको पता है बहुत अच्छा अपना आदमी, लिवर इज बड़ा प्यारा इंसान। लिवर ऑलवेज डिटॉक्सिफाई एनीथिंग इफ कम्स, तो लिवर उसको सारा टाइम डिटॉक्सिफिकेशन में ही निकालता रहता है अपना। अब होता क्या है कि ब्लड जो है, जैसे कि आपके अदर ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन,
फॉर एग्जाम्पल योर स्टमक, फॉर एग्जाम्पल योर पेनक्रियाज। सबके नाम सुने ना तुम लोगों ने। अब इनसे जो ब्लड आएगा, ठीक है, इनसे जो ब्लड आता है, ये ब्लड सबसे पहले कहाँ जाता है? इनमें जो ब्लड आएगा ना बच्चे, ये ब्लड के लिए हमने एक सिस्टम देखा है। हमने एक ऐसा सिस्टम देखा, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसा ही हमने एक और सिस्टम देखा। क्या देखा? कि जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड आएगा, स्टमक से ब्लड आएगा, पेनक्रियास से ब्लड आएगा, तो ये ब्लड पहले डिटॉक्सिफाई होगा। कैसा होगा? डिटॉक्सिफाई, कि भाई अगर इसके अंदर कोई बेकार चीजें हैं तो वो निकल जाए, अच्छा ब्लड रहे, ठीक है, तब मैं आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए भेजूंगा। ये बात बोल दी थी बॉडी ने कि भाई मैं लिवर के पास ऐसा फालतू चीज नहीं भेजूंगा, तुम्हारे अंदर अभी कचरा है, प्लीज उसको साफ करो। लिवर उसको सिर्फ CO2 देगा, CO2 क्या, ऑक्सीजन देगा, CO2 लेगा। तो तब तक जो बेकार कचरा है उसको तुम साफ कर लो, और वो काम के लिए जिम्मेदारी किसने ली? आपके लिवर ने। तो लिवर आपका क्या बोलता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से सारी चीज मेरे पास आ जाओ, स्टमक से सारी चीज मेरे पास आ जाओ, पेनक्रियास से सारी चीज मेरे पास आ जाओ। तो जितनी भी चीजें हैं तुम्हारी, है ना, जो भी चीज दिक्कत दे रही है वो पहले मेरे पास आ जाए। मैं क्या करूंगा इन सबको? मैं क्या करूंगा? इन सबको डिटॉक्सिफाई कर दूंगा, ठीक है, मैं इन सबको डिटॉक्सिफाई कर दूंगा। और उसके बाद तुम लोग आगे चले जाना लंग्स के पास। तो ये क्या हो गया? अपने पास प्रॉपर सिस्टम आ गया। उसके बाद ये बोल देता है कि अब तुम लोग ऊपर चले जाओ, और ऊपर कौन है अपने पास बैठा हुआ? लंग्स। फिर लंग्स से हार्ट, ठीक है, लंग्स से फिर हार्ट। तो मूवमेंट कहां से कहां हुआ बच्चे? मूवमेंट कहां से कहां हुआ? पहले तो ऑर्गन से एक ऑर्गन में, ठीक है, समझ रहे हो, ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में, ऑर्गन 2 से हार्ट में। कितना बड़ा प्रोसेस बना दिया। और क्योंकि इसमें लिवर इन्वॉल्व था, ये लिवर क्या काम कर रहा है? हेल्प्स इन, लिवर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है, लिवर हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो इसीलिए हमको लिवर को इन्वॉल्व करना पड़ा, ठीक है, इसीलिए हमको लिवर को इन्वॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? अब जब ये चीजें जा रही है तो ये ऑब्वियसली, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जाती है थ्रू हेपेटो पोर्टल वेन। क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बच्चे, तो कैसे जाएगी ये? विद द हेल्प ऑफ हेपेटोपोर्टल वेन। तो हेपेटोपोर्टल वेन क्या करेगी? तीनों ऑर्गन से, ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 के पास लेके जाएगी ब्लड को, फिर वो जाएगा हार्ट की तरफ। डायरेक्ट हार्ट से अब कोई रिलेशन नहीं है इसका। क्लियर है बात? और ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। लिख लो इसके भी नीचे, ऐसा सिस्टम इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर? डन? समझ में आई बात? समझ में आ रही है चीजें? ठीक है, तो अपने पास क्या क्या चीजें आ गई बच्चे? ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 में, और फिर उसके बाद हार्ट में ट्रेवल होता है, ठीक। चलिए अब इसको रीड करते हैं। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, द हेपेटिक पोर्टल वेन्स कैरीज blood from intestine to liver before it is delivered to the systematic circulation। अब इसने सिर्फ इंटेस्टाइन का नाम लिया है, डजंट मीन सिर्फ इंटेस्टाइन से ही, स्टमक से भी होता है और पेनक्रियास से भी आता है। नेक्स्ट, स्पेशल कोरोनरी सिस्टम इज ब्लड। हाँ ये बहुत अच्छा है, कोरोनरी सिस्टम को पढ़ो। कोरोनरी सिस्टम क्या होता है? अब देखो, तुम्हारा हार्ट पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो करवा रहा है। किसी ने बेचारे हार्ट के लिए सोचा कि मैम हार्ट कैसे ब्लड लेगा?
हार्ट कैसे ब्लड लेगा? जब वो पूरी बॉडी को तो ब्लड पहुंचा रहा है और पूरी बॉडी में ब्लड पहुंच भी रहा है, पर हार्ट को कैसे ब्लड मिलेगा? हार्ट के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। तो हार्ट को कौन ब्लड देने बैठा है? हार्ट के लिए हमने एक सिस्टम बना दिया है बच्चे। हार्ट के लिए क्या सिस्टम बनाया है? इस सिस्टम को हम बोलते हैं कोरोनरी सिस्टम। कोरोनरी सिस्टम, कोरोनरी सिस्टम इज योर हार्ट का ब्लड फ्लो, कि भाई वो जो हार्ट कंटिन्यूअस पंप करता जा रहा है उसको भी तो कोई पानी का पूछो, उसको भी तो कोई हालचाल पूछो, कोई उसको ब्लड दे। तो इट इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम कार्डियक मस्क्यूलेचर। तो कार्डियक मसल्स के लिए कोरोनरी सिस्टम बनाया जाता है, सर्कुलेशन in heart. So this is a special type of circulation which gets completed in heart or for heart. ठीक है, तो ये हार्ट के लिए एक स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम है। कोरोनरी सर्कुलेशन includes the flow of oxygenated blood from ascending aorta to heart muscle and return of deoxygenated blood from heart muscle to right atrium। अब इसके लिए इसने क्या कर दिया, अपना खुद का एक सिस्टम भी बना दिया कि भाई तुम करते रहोगे ये सारी चीजें, मेरे को भी चाहिए एनर्जी, है ना, मैं भी लूंगा जितना भी ब्लड आएगा उसको। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, यहाँ एक टेब्यूलर फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है पल्मोनरी सिस्टम और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को। तो एक बार हम थोड़ा सा इसको ब्रीफ देख लेते हैं। पल्मोनरी नाम बता रहा है कि भाई यहाँ पे लंग से कनेक्शन होगा, तो यहाँ लंग से कनेक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। पहले ये चीज लंग्स में जाएगी और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होगा टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, यहाँ पे देयर इज नो फ्लो ऑफ लंग, लंग का काम ही नहीं, तो क्या कर दिया, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू द राइट एट्रियम। ठीक है, तो ये एट्रियम अपना जो अभी अपन ने पढ़ा कैपिलरीज, इनका काम इसको दे दिया, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन को। पल्मोनरी नाम बोल रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ किसके लिए आऊंगा, लंग्स के लिए आऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट, ब्लड फ्लो इज इन शॉर्ट डिस्टेंस, ब्लड फ्लो इज फॉर लॉन्गर डिस्टेंस। ये लंबे समय तक, लंबे डिस्टेंस के लिए है और ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन में एक डिफरेंशिएशन चार्ट। सिंगल सर्कुलेशन अभी अपन ने बताया किस तरीके से कंप्लीट होगा, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्ट्स पाए जाते हैं, है ना। तो डबल हार्ट मतलब डबल हार्ट डबल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है डबल चेम्बर्ड हार्ट में। डबल चेम्बर्ड हार्ट, सेकंड आता है अपने पास थर्ड चैम्बर्ड, 3 चैम्बर हार्ट, और फिर आता है 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, तो 2 चैम्बर हार्ट, 3 चैम्बर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, ये 3 चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी। अब यहाँ पे क्या बोलता है ये कि सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है बच्चे, कि एक बार बॉडी फ्लोज ओनली वन, ब्लड फ्लोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट एंड इन अ कंप्लीट साइकिल, यानी सिर्फ एक ही बार ब्लड ट्रैवल होगा, उसके अलावा ब्लड ट्रैवल होगा ही नहीं। यानी अगर हार्ट के अंदर ब्लड आया तो वो सिर्फ एक ही बार गुजरेगा उसके अंदर से, 2-2 3-3 बार नहीं गुजरने बैठा। ठीक है, जैसे कि क्या हो सकता है, ऑरिकल यानी आपका एट्रिया, उससे डायरेक्ट जाएगा वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के बाद गिल्स, गिल्स के बाद टिश्यू, वापस टिश्यू से ऑरिकल। एक ही बार हार्ट में रिपीट हुआ है ना। यहां देखो, यहाँ पे ये पूरा हार्ट है आपका, दिस इज योर पूरा हार्ट, दिस इज 4 चेम्बर ऑफ हार्ट, ये 4 चेम्बर आपके, है ना। ये लेफ्ट, ये राइट, इतना ज्यादा तामझाम, और पहले राइट की तरफ से निकल रहा है, फिर लेफ्ट की तरफ से निकल रहा है, 2-2 बार तो हमने ही देख लिया ब्लड को जाते हुए। तो यहाँ पे 2 बार ब्लड फ्लो हो रहा है, 2 टाइम्स, और इसको हम कहेंगे डबल सर्कुलेशन। बड़ी सिंपल चीज। नेक्स्ट, हार्ट पंप्स ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हेंस कॉल्ड वेनस हार्ट। या तो सिर्फ एक बार में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, या फिर सिर्फ एक बार में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये दोनों ही चीजें लेके जा रहा है, तो बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगा। ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड इन गिल्स,
फिशेस के अंदर, एम्फीबियंस के अंदर गिल्स हैं इसके पास। यहाँ पे देयर इज ऑक्सीजनेशन इन लंग्स, हम है ना, ह्यूमन है, मैमल्स है, एव्स है, उनमें लेस एफिशिएंट, क्योंकि यार गिल्स है, गिल्स का क्या भरोसा, तो लेस एफिशिएंट होते हैं। ये मोर एफिशिएंट होते हैं, प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई करेंगे। फाउंड ओनली इन फिशेस, पेट्रोमाइजोन, लोअर इनवर्टिब्रेटा, और ये पाया जाता है आपके एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स सबके अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ये चीज? चलिए अब बात करते हैं अपन कार्डियक साइकिल की। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से पढ़िएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्डियक साइकिल। हर साल क्वेश्चन आता है कार्डियक साइकिल से, और अगर मैं ह्यूमन हार्ट बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन की बात करूं तो बच्चा सबसे ज्यादा इस कार्डियक साइकिल के अंदर अटकता है ना। तो इसको आज अपन ढंग से इजी वे में समझेंगे। चल देखते जाना। ओके, सबसे पहला बोलता है हाउ डज द हार्ट फंक्शंस। लेट अस टेक अ लुक to begin with all these. The four chamber heart are in relaxed state, they are called joint diastole. इससे पहले अब ये जो शब्द आएंगे ना बच्चे, तो एक वर्ड आएगा आपके पास डायस्टोल, एक वर्ड आएगा आपके पास सिस्टोल, इसको समझना। ठीक है, दो तरीके के शब्द आएंगे अब आपके पास। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करता है तो हार्ट जो है, हार्ट मसल्स, वो दो चीजें कर सकती है, दो चीजें दिखा सकती है। पहला तो इज कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल। सिस्टोल मतलब होता है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना। ठीक है, और एक ये करता है डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। भाई एक बार तुम्हारा हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा। ठीक है, ये हमने चीज पढ़ी, कुछ कुछ चीजें जो तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जहां जहां सिस्टोल वर्ड आए समझ जाना कि ये कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहा है, जहां जहां डायस्टोल वर्ड आए समझ जाना ये रिलैक्सेशन की बात कर रहा है। ठीक है, ये रिलैक्स्ड पोजीशन की बात कर रहा है। चलिए एक वर्ड और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पर शायद बच्चों को याद ना हो, हमने बेटा डिस्कस किया था, एक थे हमारे पास सेमी ल्यूनर वेव, सेमी ल्यूनर वॉल्स, और दूसरे हमारे पास थे एवी यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। A quick recap of these two walls. Walls क्या काम करता है, बेसिकली प्रिवेंट करता है बैक फ्लो का, है ना। अगर ब्लड एक बार आगे चला गया वापस पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, वापस पीछे मुड़ के नहीं आएगा। तो अगर मैं बात करती हूँ सेमी ल्यूनर की, तो सेमी ल्यूनर क्या होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वॉल्स प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो फ्रॉम ब्लड वेसल। ये बैकफ्लो प्रिवेंट करता है बेटा आपके ब्लड वेसल से, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हार्ट अकेला थोड़ा ना काम कर रहा है, ब्लड वेसल्स भी हैं, यानी चीज ऊपर भी जाएगी, चीज नीचे भी आएगी, और किसके थ्रू जाएगी, आएगी वेसल्स के थ्रू, है ना। तो जब वेसल से कनेक्शन दिखाना है हमको तो हम किससे शो करते हैं, सेमिल्यूनर वॉल से। ठीक है, और जब मुझे एट्रिया और वेंट्रिकल को दिखाना है कि भाई एट्रिया ऊपर खुल रहा है, एट्रिया बंद होगा, एट्रिया जो है सारा ब्लड ट्रांसफर करेगा वेंट्रिकल में, वहां जो दीवारें, वहां जो दरवाजे लगे हुए हैं उनको हम बोलते हैं एवी वॉल्स। एवी नोड से इसको कंफ्यूज मत होना बस प्लीज, ये है मेरी एक रिक्वेस्ट। ऐसे नोड जो था, एक तो अपना साइनोएट्रियल नोड था, एक एवी नोड था, और एवी नोड और एवी वॉल में कंफ्यूज ना हो, मैं इसीलिए दोबारा बता रही हूँ। चार चीजें आप लोग पढ़ते हो। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट नोड्स, है ना। नोड्स क्या काम करता है बेटा, अगर मैं बात करती हूँ एसए नोड की, एसए नोड क्या काम करता है, आपकी हार्ट बीट, हार्ट को पंप करने में पूरा का पूरा जी जान लगा देता है उसको। क्योंकि हार्ट को बाहर से कोई सिग्नल तो दे नहीं रहा, हार्ट खुद ब खुद काम कर रहा है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपका हार्ट ऑटोमेटिक काम करता है ना। तो जब आपका हार्ट ऑटोमेटिक काम कर रहा है तो वो सिग्नल लेता है एसए नोड से, एसए नोड उसको झटका देता है, उस झटके को अपन बोलते हैं करंट।
ठीक है। तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फ्लो है, जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना, थोड़ा सा बायो में भी पढ़ लो, तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रिक फ्लो है, इसको हम कहते हैं वोल्टेज फ्लो। ठीक है। तो ये जो फ्लो होगा, ये फ्लो क्या काम करता है, ऐसे नोड ये फ्लो करवाता है, और ऐसे नोड बेसिकली करंट का फ्लो करवाता है ताकि आपका हार्ट जो है वो पंप कर सके। ठीक। तो ऐसे नोड फ्लो करवाया और वो आता है आपके पास एवी नोड पे। एवी नोड क्या करता है, इस मैसेज को लेके आता है और दे देता है बंडल ऑफ हिस को। बंडल ऑफ हिस क्या काम करता है कि भाई अब मेरे पास आ गया इन्फॉर्मेशन, अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। बंडल ऑफ हिस अपने और छोटी छोटी उनको चैनल्स को पकड़ा देता है, और जो नेटवर्क होती है जिसको हम कहते हैं पुरकेंजीज फाइबर, वो पुरकेंजीज फाइबर फाइनली क्या काम करती है, आपके हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, तो धक 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 हार्ट करता है ना, वो इसीलिए करता है। ठीक है। अब ये काम आपका कौन करते हैं, नोड्स। अब बात आती है वॉल्स की। वॉल्स आपका बैक फ्लो प्रिवेंट करते हैं कि भाई एक बार अगर चीज चली गई तो वापस ना आए, है ना। एक बार अगर जैसे अपन लेफ्ट उसमें आ जाओ, आपका हार्ट, ये देखो, अब यहाँ की ब्लड ने एक बार ये वेंट्रिकल से हार्ट चला गया, हार्ट क्या, एक बार वेंट्रिकल से ब्लड चला गया है लंग्स की तरफ, तो अगर ये वापस आ गया तो दिक्कत है ना हार्ट के लिए। ये साइकिल ऐसे चलनी चाहिए। अब अगर मान लो ये साइकिल उल्टी चलने लग गई तो दिक्कत हो जाएगी हार्ट के। तो इसीलिए क्या होता है बच्चे, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं कुछ वॉल्स, यहाँ पे प्रेजेंट क्या रहेंगे, कुछ वॉल्स। ठीक है। एक वॉल जिसको हम कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्स। सेमी ल्यूनर वॉल्स क्या काम करते हैं कि वो अगर मान लो लंग्स तक जा रही है तो उसका बैक फ्लो प्रिवेंट ना हो, अगर ये कुछ इस तरीके से बॉडी में जा रही है तो इसका भी प्रिवेंट बैक फ्लो ना हो। क्लियर है। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड क्या, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व क्या होते हैं बच्चे, जो एट्रिया और वेंट्रिकल में प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, एट्रिया एंड वेंट्रिकल। ठीक है। एट्रिया और वेंट्रिकल में, क्योंकि हमने दो तरीके से पढ़े हैं हार्ट को, अगर आप देखोगे तो हार्ट में यहाँ पे भी वॉल्व है ना, और यहाँ पे भी वॉल्व है, दो वॉल दिख रहे हैं आपको। ठीक है। ये दो वॉल जो होंगे ये किस तरीके से काम करेंगे बच्चे, एक तो होगा आपका इसमें से सेमिल्यूनर वॉल, एक होगा आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल। ठीक है। क्लियर। चले आगे। तो ये वॉल्स मैं इसीलिए बता रही हूं क्योंकि इनका आगे काम आने वाला है, तो ध्यान रखना इसका। चलिए, तो सेमिल्यूनर वॉल्व टू प्रिवेंट द बैक फ्लो फ्रॉम ब्लड वेसल, और एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व जिनको हम एवी वॉल्व कहते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल। चलो भी, अब क्या होता है, अब सबसे पहला स्टेट आता है आपका जॉइंट डायस्टोल। अब डायस्टोल मतलब कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, आराम करेगा। तो ऐसी स्थिति जब आपका दोनों ही ऑर्गन, दोनों ही आर्टरी और बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकल रिलैक्सिंग पोजीशन है। ठीक है। एक ऐसी पोजीशन जिसको हम कहते हैं डायस्टोल। मैं बना ही देती हूँ उनको, फिर तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। जब आपका हार्ट बच्चे रिलैक्सिंग पोजीशन में होता है, ठीक है, कैसी पोजीशन में है ये, अभी इसको कोई काम नहीं है, ठीक है, ये एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में है, हम इसको बोलेंगे जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल मतलब एकदम घनघोर रिलैक्सिंग पोजीशन, रिलैक्सिंग एट्रिया एंड वेंट्रिकल, दोनों ही मस्त मजे से आराम कर रहे हैं भाई, मस्त। कोई कोई यहाँ कॉन्ट्रैक्शन है ही नहीं, अभी सिस्टोल का नाम ही नहीं आया। तो दिस इज योर जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल वाले टाइम पे आपके सारे के सारे वॉल जो होंगे वो क्लोज रहेंगे। अब सिस्टमैटिक वॉल्व का कोई, सिस्टमैटिक बोल रही हूँ, सेमिल्यूनर वॉल का कोई काम ही नहीं है, अभी यहाँ कुछ ब्लड फ्लो करवाना ही नहीं है, तो सेमिल्यूनर वॉल अपना आराम कर रहा है, तो सेमिल्यूनर वॉल जो होगा वो भी क्लोज्ड होगा, कोई काम नहीं करेगा।
शांति धरे बैठे हैं सारे के सारे, ठीक है, एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन है अभी आपके हार्ट की, ठीक है। इस टाइम पे क्या होता है कि अब चीजें जनरेट होनी शुरू होगी। अब क्या जनरेट होना शुरू होगा? सबसे पहले फिर से आपका हार्ट। अब ये हार्ट क्या करता है बच्चे? अब एक, क्योंकि ऑटो स्टिमुलेटिंग है ना, तो अब ऑटो स्टिमुलेशन से एक चीज जनरेट होगी जिसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल, कि भाई अब हार्ट बहुत देर आराम हो गई, अब कुछ करो काम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे पास एस ए नोड, याद है ना सारे बच्चों को? यहाँ पे कौन प्रेजेंट होता है तुम्हारे पास? एस ए नोड, साइनो एट्रियल नोड। साइनो एट्रियल नोड क्या काम करता है? ये सबको इंफॉर्मेशन देता है, भाइयों अब करना है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अब करना है आपने कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टोल, है ना। कॉन्ट्रैक्शन को हम बोलते हैं सिस्टोल। और सिस्टोल किसका हो रहा है? एट्रिया का। तो अपन क्या बोलेंगे? एट्रियल सिस्टोल। कोई दिक्कत आई बच्चे? कोई दिक्कत आई? जो ये बताओ, समझ में आ रही है बात? यहाँ क्या होगा, अब देखिए ध्यान से सुनना बात। जॉइंट डायस्टोल के अंदर कुछ भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, कुछ सिस्टोल नहीं है। डायस्टोल यानी रिलैक्सिंग पोजीशन है, ठीक है, चीजें रिलैक्स पड़ी हैं। अब जैसी चीजें रिलैक्स है, ऑब्वियस सी बात है, ब्लड तो फ्लो हो ही रहा है, ब्लड थोड़ा ना रुका है ना, तो ब्लड तो आता ही जाएगा, और ब्लड आके फिल हो जाएगा आपके राइट चेम्बर में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा ना बॉडी से, तो सारा का सारा आके कहाँ फिल हो जाएगा? आपके राइट चेम्बर में। अब जनरेट होगी इंपल्स, और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने का काम करता है आपका एसए नोड। तो एसए नोड जनरेट एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा। भाई यूं काम करना है ना। अब काम क्या करना है कि इसको करना है स्क्वीज, क्योंकि यार मेरे पास जो है, मैं अब इतना भार नहीं सहन कर सकता। तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? सारा का सारा ब्लड आपका ट्रांसफर किस में हो जाएगा बच्चे? वेंट्रिकल में। सो कंप्लीट ब्लड is transferred to ventricle। कि भाई अब ऐसे बैठे नहीं रह सकते हैं, है ना। वेंट्रिकल में सारा ब्लड ट्रांसफर करते हो। जब एट्रिया स्क्वीज होता है बच्चे, तो सारा ब्लड किसकी तरफ फ्लो होता है? नीचे। और उसके जस्ट नीचे कौन सा चेम्बर प्रेजेंट है? आपका वेंट्रिकल, ठीक है। तो सारा का सारा ब्लड क्या करेगा? ये वेंट्रिकल में जाके फ्लो हो जाएगा। और वेंट्रिकल और एट्रिया के अगर मैं बीच के वॉल्स की बात करूं, तो इसमें आता है आपके पास एवी वॉल, है ना। तो एवी वॉल उस टाइम पे क्या होगा? एवी वॉल खुला ही रहेगा, और वो सारा का सारा ब्लड नीचे की तरफ फ्लो करवा देगा। चलिए इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या होता है। यहाँ पे जब हमारे पास, अब मैंने क्या बताया, दो वॉल्व है ना। एक तो है सेमिल्यूनर, सेमिल्यूनर जो कि बाहर इस तरीके से ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। और एक है आपके पास कौन सा? एक है आपके पास एवी, ठीक है। दीज आर योर एवी वॉल्व, सेमिल्यूनर वॉल्व, एवी वॉल्व। अब होता क्या है बच्चे कि जब यहाँ पे सारा का सारा ब्लड नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, वो ऑब्वियसली बात है किसकी मदद से हो रहा है? एवी वॉल की मदद से, है ना। उस टाइम पे एसएल वॉल की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें एवी वॉल की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। अब क्या होगा? थर्ड स्टेप में अपने पास आता है वेंट्रिक्यूलर, वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब क्या होता है बच्चा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब होता है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब यार वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो ब्लड कहाँ फ्लो होगा? लंग्स की तरफ जाएगा। और जब ब्लड लंग्स की तरफ जाएगा तो उसको जाने के लिए हेल्प करने का काम कौन करेगा? ये आपके एस एल वॉल्व। इस टाइम पे क्या आपके एवी वॉल्व की जरूरत है क्या?
क्या एवी वॉल्व की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। तो एवी वॉल्व को अपन बंद कर सकते हैं? तो इस टाइम पे हार्ट क्या करता है? क्लोजेस द एवी वॉल्व। एवी वॉल्व्स आर क्लोज्ड। एवी वॉल्व्स बंद हो जाते हैं, यानी ये जो बीच से जो नीचे के फ्लो हो रहे थे ये एवी वॉल्व ये हो जाते हैं बंद। ठीक है, खुले कौन से हैं? सिर्फ आपके एसएल वॉल्व। ठीक, आपके सेमिल्यूनर वॉल ओपन है। सेमिल्यूनर वॉल जो कि क्या काम करेंगे? आपकी ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, तो चीजें लेके जाएंगे अओर्टा की तरफ, चीजें लेके जाएंगे, लेके आएंगे वेना कावा से, तो सारी चीजें ये करवाएंगे। ठीक है, ये ब्लड उसमें फ्लो करवाते हैं पूरा वेसल के अंदर। ठीक, अगला हमारे पास क्या आता है? इसी टाइम पे एक साउंड प्रोड्यूस, दरवाजा है ना, ये अपना एट्रियोवेंट्रिकुलर क्या है? दरवाजा है। और ये दरवाजा जब बंद होगा तो दरवाजा बंद होने की आवाज आएगी, और इस आवाज को अपन कैसे कहते हैं बच्चे? इस आवाज को हम सुनते हैं एज LUB, लब साउंड। तो लब इज व्हाट? लब इज योर फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड, सबसे पहली सॉरी, सबसे पहली जो आवाज आती है आपके हार्ट से वो होती है लब। ठीक है, तो लब साउंड इज बिकॉज ऑफ दिस एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल व्हेन इज क्लोज्ड। नेक्स्ट, अब सुनना ध्यान से। जब सारी ही ब्लड, जब जितना ब्लड तुम्हारी वेंट्रिकल्स में था, सारा का सारा ब्लड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और सारा का सारा ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो हो जाएगा, बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा, वेसल्स में फ्लो हो जाएगा। उस टाइम पे क्या होगा बच्चे? उस टाइम पे क्या होता है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस टाइम पे एक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, एक प्रेशर जनरेट होता है और कुछ अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ब्लड जो है वो बाहर निकल जाता है। तो जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ब्लड बाहर निकलता है उसको अपन बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। Stroke volume. So what is stroke volume? Stroke volume is the amount of blood. It is approx 70 ml. कितना होता है? 70 ml approx मिलेगा आपको। Stroke volume is what? The amount of blood ejected out during the time of ventricular systole. जैसे ही वेंट्रिकल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सारा का सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा। कितना ब्लड बाहर निकलेगा? दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट, अगली चीज क्या आती है बच्चे? वापस हार्ट आ जाएगा। अगली चीज क्या आती है? अगली चीज ये होती है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब अगेन वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएंगे। जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सेमिल्यूनर वॉल्व भी बंद हो जाएगा। तो अपने पास दोनों वॉल्व बंद हो गए, है ना? सेमिल्यूनर वॉल्व भी बंद हो गया है, एट्रियो वेंट्रिकुलर तो बंद थे ही। इसको एट्रियो वेंट्रिकुलर को बंद कर देती हूँ, रुको मैं, देखो ये आपके एट्रियोवेंट्रिकुलर बंद हो गए, ये आपके सेमिल्यूनर बंद हो गया। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या हो जाता है? बोथ सेमिल्यूनर, पहले एट्रियोवेंट्रिकुलर तो पहले ही बंद थे, तो मैं अब लिखती हूँ सेमिल्यूनर वॉल। ठीक है, क्योंकि अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो ऊपर की तरफ जो तब जितना ब्लड जाना था वो तो जा चुका है, तो अब कोई चीज ऊपर नीचे मूव ही नहीं हो रही है। अब क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पे? अब यहाँ स्टैटिक रिलैक्सेशन हो रहा है और कुछ भी चीज नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ प्रॉपर रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब वेंट्रिकल जो है वो प्रॉपर सांस लेगा, अब ये वेंट्रिकल आराम करेगा क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था सिस्टोल, अब ये आराम करेगा और आराम करेगा। और जब एक सेमिल्यूनर वॉल क्लोज होगा तो इस टाइम पे एक और साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को हम कहते हैं डब। साउंड को हम कहते हैं डब। तो फर्स्ट साउंड इज योर लब साउंड, सेकेंड इज सेकेंड हार्ट साउंड।
फर्स्ट हार्ट साउंड इज लब, सेकेंड हार्ट साउंड इज योर डब। तो लब डब हार्ट करता है, ठीक है। तो जो धक 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 होती है वो होता है लब डब। तो ऐसे हार्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। तो ह्यूमन हार्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल वाले टाइम पे लब साउंड प्रोड्यूस करता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल वाले टाइम पे डब साउंड प्रोड्यूस करता है। और इस तरीके से ये कार्डियक साइकिल जो है कंटिन्यू वापस सर्कल चलता जाता है। ये आपकी कार्डियक साइकिल होती है, ये आपकी पूरी कार्डियक साइकिल होती है। समझ में आई कहानी कहाँ से शुरू हुई? जब जॉइंट डायस्टोल था, जॉइंट डायस्टोल के अंदर कुछ भी चीज नहीं थी, एट्रिया रिलैक्स थे, वेंट्रिकल्स रिलैक्स थे, बस ब्लड ओपन। अच्छा, एवी नोड एवी वॉल ओपन था, ठीक है। अगर ब्लड आ सकता है तो वो आ सकता था, ठीक। अब यहाँ क्या होता है बच्चे, ऐसे नोड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते ही एट्रिया करेगा स्क्वीज। एट्रिया जैसे ही स्क्वीज करेगा सारा का सारा ब्लड ट्रांसफर हो जाएगा टू वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रिया इस टाइम पे हो गया फ्री। अब काम है वेंट्रिकल का। यहाँ देखो ये एट्रिया का काम था, अब इस टाइम पे एट्रिया रिलैक्स करेगा, इस टाइम पे वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा। जब एट्रिया काम करता है तो वेंट्रिकल रिलैक्स करता है, जब वेंट्रिकल काम करेगा तो एट्रिया रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब वेंट्रिकल ने क्या किया, वेंट्रिकल में जैसे ही सारा का सारा ब्लड आया उसने किया स्क्वीज और सारा ब्लड निकाल दिया बाहर। और बाहर निकालने वाले टाइम पे ये जो जितना इसके पास एवी बंडल्स थे, ये जो एवी वॉल था, ये एवी वॉल हो गया बंद। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ उस बंद दरवाजे की आवाज आई, और जिस आवाज को हम कहते हैं लब। अब जितने अमाउंट में और जितने प्रेशर से सारा का सारा ब्लड बाहर निकला उसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। वही कितना ब्लड बाहर निकला होगा, एक बार में 70 ml ब्लड बाहर निकल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपने पास वेंट्रिकुलर डायस्टोल, कि भाई अब हो गया सिस्टोल, अब करो रिलैक्सेशन। तो वापस जब रिलैक्सेशन होता है उस टाइम पे एसएल वॉल भी बंद हो जाता है, यानी सेमिल्यूनर वॉल भी क्लोज हो गया। और जब सेमिल्यूनर वॉल क्लोज हो गया तो उसकी एक साउंड आई डब। तो ये हमारी हार्ट की सेकंड साउंड होती है। इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। नाउ व्हेन द हार्ट फोर चैम्बर ऑफ हार्ट When four chambers of heart are at relaxed state, it is called a joint diastole. As the tricuspid and the bicuspid walls are open, तो ब्लड फ्लो कर रहा है। बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड कौन सा हो गया बच्चे आपके पास? एवी वॉल्स, ठीक है। चाहो तो इनको लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट, blood flows from pulmonary vein and vena cava and flows into left and right ventricle respectively through the left and right atria. Next, the semilunar wall क्या काम करेगा बच्चे? अब are closed at this stage, इस टाइम पे semilunar wall बंद थे। Next, the SAN now generates an action potential. अब second process में क्या हुआ कि यहाँ SAN sinoatrial node ने action potential generate कराया, which stimulate both atria and undergoes a simultaneous contraction. तो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करा एट्रिया, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल। तो फर्स्ट वॉज जॉइंट डायस्टोल, सेकेंड इज एट्रियल सिस्टोल। The increase of flow of blood into ventricle by about 30%, सारा का सारा ब्लड कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है। वेंट्रिकल से ब्लड क्या करेगा? द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड इनटू वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल में बता रहा है ये कि एवी नोड की तरफ जाएगा एंड एवी बंडल फ्रॉम द बंडल ऑफ हिज ट्रांसमिट दिस थ्रू द एंटायर वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर। क्या बताया था अपन ने? ऐसे नोड किसको मैसेज देगा? एवी नोड को। एवी नोड क्या करेगा? बंडल ऑफ हिस किसको देगा? पुरकेजीज फाइबर्स को। और उसके कारण वेंट्रिकल में अब जान आएगी और वेंट्रिकल करेगा स्क्वीज। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है दिस कॉज द वेंट्रिकुलर मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और द एट्रिया अंडरगोज रिलैक्सेशन, इस टाइम पे एट्रिया आराम कर रहा है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है बच्चे? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। Coinciding with ventricular systole,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजिंग द वेंट्रिकुलर प्रेशर। अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल ने क्या किया, वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जिसके कारण, इसी में पॉइंट है, वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज कर दिया, कॉजिंग द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल। यानी अब आपका ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल जो होंगे वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, आपके ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल जैसे ही बंद हो जाएंगे, यानी एवी नोड जहां बंद हुआ वहां पे क्या होगा बच्चे, वहां पे द वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज, सेमिल्यूनर वॉल गाइडिंग द पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड टू aorta and forced open, allowing the blood to enter into ventricles to flow through these vessels into circulatory pathway. Simple. The ventricle now relax. इस टाइम पे आप क्या करेगा, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन हो जाएगा। जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ठीक है, जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है, और जब यहाँ पे एवी बंडल खुल गए थे, क्लोज हो गए थे, जब यहाँ एवी बंडल एवी वॉल क्लोज हो गए थे, तो हमने उसको नाम क्या दिया, साउंड कौन सी निकली, लब साउंड। याद रखना ये, ठीक है। अगला, the ventricle now relax and the ventricular pressure falls, causing the closure of semilunar wall. Finally there is closure of semilunar wall कि भाई blood flow भी नहीं होना, which prevent the backflow into ventricle. ventricle में वापस नहीं आ सकता. As a result, ventricular pressure declines further and the tricuspid bicuspid are pushes open by the pressure of atria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins. The blood now flow once again move freely into ventricle. वापस साइकिल आ गई है बच्चे, अब ब्लड वेंट्रिकल से आराम से फ्लो कर रहा है. The ventricles and the atria are now again in the relaxed state, जिसको हम कहते हैं joint diastole, जैसा अपन ने पहले पढ़ा था. तो वापस साइकिल आ गई वहीं की वहीं. Soon the SAN generates a new action potential and the event continues. और ये साइकिल कंटिन्यू चलती जाती है, कंटिन्यू चलती जाएगी. Next, the sequential event in the heart by which cycle is repeated are called cardiac cycle. It consists of systole and diastole. दोनों ही चीजें, systole मतलब contraction, diastole मतलब relaxation of atria and ventricles. As mentioned earlier, the heart beats about 72 times per minute. कुछ कुछ चीजें जो हमको याद करनी है, 72 टाइम पर मिनट हार्ट बीट करता है. दैट इज मेनी कार्डियक साइकिल्स आर परफॉर्म्ड पर मिनट. सोच के देखो, 72 टाइम्स अगर हार्ट बीट कर रहा है तो कितनी सारी कार्डियक साइकिल्स कंप्लीट हुई है, कितनी बार लब डब साउंड आया है. फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस that duration of cardiac cycle is 0.8 seconds. एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड्स लेती है सिर्फ कंप्लीट होने में. During the cardiac cycle, each ventricle pump approximately 70 ml of blood. ध्यान देना यहाँ पे 70 ml of blood, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. मैंने आपको कार्डियक साइकिल में ही बता दिया था, ठीक है. स्ट्रोक वॉल्यूम is multiplied by the number of heart rate per minute gives the cardiac output. Therefore, the cardiac output can be defined as cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and average 5000 or 5 liter in a healthy individual. तो कार्डियक आउटपुट क्या हुआ बच्चे, कि कितनी बार, कितना, अगर मैं नॉर्मल इंसान का देखूं तो 5 ml 5 लीटर हेल्दी ब्लड के अंदर कार्डियक साइकिल के फ्लो होने के कारण ब्लड जो है वो पंप कर सकता है. The body has ability to alter the stroke volume as well as the heart rate and thereby the cardiac output. For example, the cardiac output of a athlete will be much higher than that of ordinary man. क्योंकि भाई उसका हार्ट ज्यादा पंप करेगा ना, ऑर्डिनरी मैन से एथलीट का ज्यादा पंप करेगा, तो ज्यादा पंप करेगा, ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी और वो ज्यादा जो होगा वो उसमें ज्यादा कार्डियक साइकिल्स मूव होगी. ठीक है. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced. कौन सी होती है, जिसको हम स्टेथोस्कोप से डॉक्टर चेक कर सकता है. The first sound is lub and is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve. Whereas the second sound is dub, which is associated with the closure of
सेमील्यूनर वॉल। These sounds are clinically diagnostic significance। तो ये क्लिनिकली टेस्ट करी जा सकती है, डॉक्टर्स करते हैं ना, जैसे करके टेस्ट करते हैं ना, तो ये लबडब साउंड है, स्टेथोस्कोप से टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए, तो अब आता है बच्चे अपने पास कार्डियक रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब हम किस तरीके से ये चीज बताएं कि कार्डियक एक्टिविटी, कार्डियक साइकिल जो अभी अपन ने पढ़ी, डबल सर्कुलेशन अपन ने पढ़ा, किस तरीके से कंप्लीट हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ना दिमाग इन्वॉल्व है। भाई हमारी बॉडी में कुछ भी चीज हो जाए, दिमाग को पता ना लगे, ऐसा कभी हो सकता है? तो हमारी हर चीज में दिमाग, ब्रेन इज इन्वॉल्व, और यहाँ पे भी रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी के अंदर भी हमारा ब्रेन इन्वॉल्व रहता है। सो देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन। और अभी अपन बात करेंगे किस तरीके से। अरे भाई ये कौन सी डिजाइन आ गई? चलिए, अभी अपन देखते हैं कि किस तरीके से ब्रेन इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, चलो सबसे पहले पढ़ते हैं। नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, दैट इज ऑटो रेगुलेटेड। भाई हार्ट जो है वो पंप करेगा, ऑटो रेगुलेशन है, बाय स्पेशलाइज्ड मसल कॉल्ड नोडल टिश्यूज। हेंस द हार्ट इज कॉल्ड अ मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हार्ट कहलाता है क्योंकि हार्ट किसी से डिपेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, हार्ट अगर बीट कर रहा है तो वो अपने आप कर रहा है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की मदद नहीं लेता वो। A specialized neural center in medulla oblongata can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system। चलिए, आपका जो ब्रेन है बच्चे, वहां से कहानी शुरू होती है। तो ये आपका जो है दिमाग, इस दिमाग के अगर मैं लोअर ब्रेन की तरफ जाऊं तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपके पास मेड्यूला ओब्लोंगाटा। मेड्यूला ओब्लोंगाटा के अंदर दो रीजन्स है बच्चे, इसमें अभी अपन दो रीजन्स पढ़ेंगे जो आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेगा। न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कह लो या फिर आपकी हार्ट की एक्टिविटीज में हेल्प करेगा। हार्ट जो बेचारा आपका इस तरीके से बना हुआ था, इसको एक्टिवेट करना है। बेसिकली इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको खाली एक ही चीज को जनरेट कराना है, और वो है आपका एसए नोड, है ना। तो हार्ट के लिए आपको खाली एक आदमी को जगाना पड़ेगा बस, और वो जगाना है आपने बस किसको? आपके ये एसए नोड को। हार्ट अपने आप चालू हो जाएगा, है ना। हार्ट ऑटोनॉमिक होता है तो वो अपने आप चालू हो सकता है, बस एसए नोड तक पहुंचना जरूरी है। उस एसए नोड तक पहुंचने के लिए आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम आता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं बच्चे, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरा सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पाथवे कैसे काम करेगा? अब होता क्या है ना, आपका ये वाला जो रीजन होता है इसको हम कहते हैं कार्डियक एक्सिलरेटरी रीजन, कार्डियक एक्सिलरेटरी रीजन। और ये रीजन क्या करता है बच्चे, जाके आपके एसए नोड को एक्टिवेट कर देता है कि भैया काम करो, कॉन्ट्रैक्शन करो, वापस सब जगह हार्ट को बीट करो, पंप करो। ठीक है, तो बेसिकली कार्डियक एक्सेलरेटरी रीजन क्या करता है, ये एक्सेलरेट नाम ही बता रहा है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कंप्लीट करता है बाय एक्टिवेटिंग योर एसए नोड। जैसे ही एसए नोड चालू हो जाएगा, जैसे ही एसए नोड चालू हो जाएगा, ये क्या करवाएगा बच्चे, ये करवाएगा डीपोलराइजेशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस डीपोलराइजेशन यहाँ पे हमको क्या दिखेगा कि एट्रिया जो है आपका, एट्रिया जो है वो क्या करेगा बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हुआ क्या है मैं बताती हूँ। देखो, दो तरीके के आपके पास कौन आते हैं, डीपोलराइजेशन, दो वर्ड्स आएंगे, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। ठीक है, आपको ध्यान ये रखना है, डीपोलराइजेशन मतलब क्या होगा कि वहां हमेशा सिस्टोल होगा।
कॉन्ट्रैक्शन अभी अपन ने पढ़ा था ना सिस्टोल, तो कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब एट्रियल सिस्टोल है यहाँ पे, तो यहाँ एट्रियल सिस्टोल दिखेगा आपको, ठीक है। तो हुआ क्या कि बेसिकली कार्डियक एक्सेलरेटरी रीजन ने आके आपके एसए नोड को एक्टिवेट किया, ऐसे नोड को एक्टिवेट करते ही डीपोलराइजेशन और आपका कार्डियक आपका एट्रिया जो है वो सिस्टोल कर जाएगा। और इस काम में मदद करने के लिए इसके पास बैठा है सिंपैथेटिक रीजन। ये काम में इसको मदद कौन करेगा बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये काम में मदद करने के लिए इसके पास कौन बैठा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दो तरीके के हैं ना, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ये काम है कि कार्डियक एक्सेलरेटरी रीजन से लाके एट्रिया को सिस्टोल करवाएगा, ठीक। दूसरा रीजन मेरे पास है ये वाला, इसको हम कहते हैं कार्डियक डी एक्सेलरेटरी कार्डियक डी एक्सेलरेटरी रीजन। कार्डियक डी एक्सेलरेटरी रीजन यानी उल्टा काम करने लग जाएगी। जो चीज अभी सीधी सीधी काम कर रही थी अब वो उल्टा काम करेगी। काम कैसा करेगी बच्चे? ये भी जाके ऐसे नोड पे ही जाएगी, ठीक है, ये भी ऐसे नोड पे ही जाएगी, पर अब ये उल्टा काम यानी कि ये कर देगी यहाँ पे जाके ऐसे नोड पे जाके एट्रिया को रिलैक्स कराएगी। और एट्रियल रिलैक्सेशन को अपन क्या बोलते हैं बच्चे? डायस्टोल। यानी ये एक तरफ तो सिस्टोल करवा रहा है, एक तरफ डायस्टोल करवा रहा है। और इसके अंदर हेल्पफुल कौन है इसके लिए हेल्पफुल कौन है? यहाँ पे कौन सा सिस्टम काम आएगा? जब यहाँ सिंपैथेटिक आया तो यहाँ कौन सा सिस्टम काम आएगा बेटा जी? आपका पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो आपका क्या काम करवाता है? वो आपका काम करवाता किस तरीके से है कि मेड्यूला ऑब्लोंगाटा से इंफॉर्मेशन लेके जाएगा कि यार ये चालू हो, ठीक है, आपका साइनोएट्रियल नोड जो है, जो ऐसे नोड बंद पड़ा है वो चालू हो भाई। और जैसे ही वो चालू होगा, जैसे ही एक बार इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, ये जैसे ही चालू हुआ, ये इन्फॉर्मेशन देगा इस तरीके से कि भाई एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साइनेप्टिक नर्वस सिस्टम ने बोला कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कराओ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन इज इक्वल्स टू एट्रियल सिस्टोल। देन अगर मैं बोलती हूँ कार्डियक डी एक्सेलरेटरी रीजन, यानी आपका ऐसे नोड पे जाके ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की मदद से एट्रिया को करा देगा रिलैक्स, यानी एट्रिया का क्या हो जाएगा बेटा? डायस्टोल। चलो अब इसको रीड करते हैं। यहां पे बोलता है कि अ स्पेशल न्यूरल सेंटर इन मेड्यूला ऑब्लोंगाटा कैन मॉडरेट द कार्डियक फंक्शन थ्रू द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिग्नल्स थ्रू द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू क्या करेंगे? कैन इंक्रीज द हार्ट बीट। ये हार्ट बीट इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, इंक्रीज कर सकते हैं। इसके कारण क्या होगा? हार्ट बीट कैन इंक्रीज, ठीक है। जो जो चीजें एनसीईआरटी में है उसका बस एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और कुछ नहीं। ये हार्ट बीट इंक्रीज कर सकता है। पर अब मैं बात करती हूँ द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर बाय कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर देगा। कार्डियक आउटपुट जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट था, वो उसको भी आपका इंक्रीज कर देगा। तो कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज कर दिया। ऑन दी अदर हैंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? ये अनदर कॉम्पोनेंट ऑफ एएनएस व्हिच डिक्रीजेस द हार्ट बीट, कम कर देगा। भाई एक चीज बढ़ा रहे हैं तो उसको नॉर्मल भी तो करना है, तो ये वापस बैक टू नॉर्मल इसको चीज को कर देगा। तो डिक्रीज द हार्ट बीट, स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, डिक्रीजिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट, डिक्रीजिंग ऑफ योर हार्ट बीट, ठीक है। तो यहां क्या हुआ बच्चे? हार्ट बीट इंक्रीज हुई थी, यहां हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी। जब यहाँ हार्ट बीट डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट कैसा रहेगा बच्चे? इंक्रीज्ड। क्लियर है ये चीज?
बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, कोई ज्यादा इतनी अलग बात बोल नहीं रहा, रेगुलेशन की बात बोल रहा है। इसी के साथ साथ कुछ हार्मोनल कंट्रोल भी होता है। हार्मोनल कंट्रोल कैसा होता है? बाय एड्रीनल। एड्रीनल ग्लैंड आप लोगों को पता है आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहता है। ये अगर आपकी किडनी है बीन शेप्ड किडनी, तो ये किडनी के ऊपर इस तरीके से लोकेटेड रहता है एक आपके पास हार्मोन जिसको हम कहते हैं एड्रीनल। ठीक है, एड्रीनल हार्मोन कॉर्टेक्स और मेड्युलरी रीजन का बना होता है, और ये एड्रीनल हार्मोन जो है ये भी आपके कार्डियक साइकिल को इंक्रीज कर सकता है, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकता है। कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करना यानी आपकी हार्ट बीट तेज होना, है ना। एग्जाम्पल देती हूँ, कभी भी जैसे कई लोग होते हैं ना जो आपने नाम सुना होगा एड्रीनल रश, सुना है कि यार ये चीज से मुझे डर लगता है एकदम से, जब कोई चीज आ जाती है, जैसे हाइट से किसी को फोबिया है, तो वो एकदम से जैसे ऊपर से नीचे देखता है उसका दिल ऑटोमेटिक धक 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 करने लग जाता है। वो क्यों हो रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एड्रीनल रश। एड्रीनल रश यानी कि आपका जो एड्रीनल ग्लैंड है ये बेसिकली कैसे काम करता है, ये आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ा सकता है, ये आपका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है, और नॉट ओनली कार्डियक आउटपुट बट आपकी हार्ट बीट इंक्रीज करता है। तो आपको जल्दी जल्दी ऐसा है ना पंपिंग पंपिंग हार्ट का दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास ईसीजी। अब ईसीजी का नाम सभी बच्चों ने सुना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे। क्या चीज का रिप्रेजेंटेशन है? ये रिप्रेजेंटेशन है कि आपकी हार्ट बीट, जो आपका हार्ट चल रहा है, क्या वो नॉर्मल बीट कर रहा है, क्या वो एबनॉर्मलिटी से बीट कर रहा है, क्या उसमें कुछ दिक्कत है, क्या कहीं पे कुछ अड़चन आ रही है कि ढंग से हार्ट बीट नहीं कर पा रहा है। सो यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन ऑफ दिस टाइप, टिपिकल सीन, टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो, अ पेशेंट इज हुक्ड। अब भाई ये ना सबने देखा है कि एक पेशेंट, कोई भी मूवी देख लो, कोई भी सीरियल देख लो, तो उसमें अगर पेशेंट लेटा हुआ है तो उसके पास एक मशीन पड़ी होगी जिस पे ऐसा 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 सा वेव्स दिख रही होंगी, ऐसी ये दिखती है ना। ये जो दिख रही है ये एक्चुअल में क्या है? दिस एंड मेक्स अ साउंड ऑफ पी 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 पी, ये आवाज आती है इसके अंदर, है ना। ये ऐसी ऐसी आवाजें आती है इसके अंदर, पी पी पी, और कई बार तो पी, तो एक जो पीप साउंड आती है वो क्या चीज है ये? तो दिस टाइप ऑफ मशीन इज कॉल्ड कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ। अब हो क्या रहा है बच्चे, जैसे हम बता रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, मेरी बॉडी के अंदर एक्शन पोटेंशियल, पोटेंशियल वर्ड बहुत ज्यादा फिजिक्स से रिलेट कर गया ना, कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है बेसिकली। तो उस इलेक्ट्रिसिटी को हमको खाली एक पेपर पे उतारना है, सिंपल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज एक रिप्रेजेंटेशन कि आपकी बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फ्लो है, ठीक है सुनना ध्यान से, जो इलेक्ट्रिकल फ्लो आपकी बॉडी के अंदर हो रहा है वो क्या सही हो रहा है या वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपको सिंपल, दैट इज अ सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट योर बॉडी एक्चुअली, हाउ योर हार्ट इज बीटिंग, बड़ा ही सिंपल। ठीक है, तो अब इट इज यूज टू ऑब्टेन, एंड दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियो डायग्राम। डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन, the ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during cardiac cycle। अब भाई मैं जितनी बार बोल रही हूँ साइनोएट्रियल नोड जो है वो पंप, वो जैसे ही एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ ब्लड भेजेंगे, सारा ब्लड फ्लो होगा। ये चीज का क्या मेरे पास कोई प्रूफ है? क्या मैं इसको डिटेक्ट कर सकती हूँ? क्या मैं देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स देख सकती हूँ, ईसीजी से, सिंपल। तो ईसीजी से आप देख सकते हो, और ईसीजी का डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ईसीजी। नाउ लेट्स ड्रॉ दिस डायग्राम, या मैं यही बना देती हूँ, लो यही बना देते हैं इसको, दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। ये देखो, ये आता है आपके पास पी वेव, समझना भी इसे, है ना। ये आपके पास आता है बच्चे पी वेव। पी वेव क्या डिनोट करता है? पी वेव होता है आपका एट्रिया से रिलेटेड। ठीक है, पी वेव डिनोट करता है आपका एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। चलो मैं पीछे ही बनाती हूँ, एक बार दोबारा बनाती हूँ, है ना।
ठीक है, क्लियर? ठीक, हम इसी तरीके से बनाते हैं। यहाँ मैं मार्क भी कर देती हूँ। दिस इज P, दिस इज Q R S, दिस इज T, P Q R S T, है ना? चलो अब एक एक को देखो। सबसे पहला आता है आपके पास ये P वेव। P वेव क्या होता है बच्चे? P वेव दिखाता है आपका एट्रियल सिस्टोल। अब यार एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, सिस्टोल कर रहा है यानी यहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज हो रही है? डीपोलराइजेशन। एक्शन पोटेंशियल की कौन सी स्पीड, कौन सी फॉर्म यूज हो रही है? डीपोलराइजेशन। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन एट्रिया क्या करता है बच्चे? बिकॉज ऑफ डीपोलराइजेशन एट्रिया क्या करता है आपका? वो सिस्टोल करता है। एट्रिया सिस्टोल यानी एट्रिया क्या करता है आपका? कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये आपका पी वेव में होता है। सेकंड आता है आपके पास क्यूआरएस वेव। क्यूआरएस वेव के अंदर क्या होता है? ये दिखाता है आपका वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। इसको हम बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। दिस इज कॉल्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपका क्या शो करता है? वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, या फिर जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल सिस्टोल। वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकल सिस्टोल। नेक्स्ट आता है आपके पास ये टी, इसको हम बोलते हैं टी वेव। टी वेव क्या काम करता है बच्चे? टी वेव दिखाता है आपका रीपोलराइजेशन। जहां पे डीपोलराइजेशन हो रहा था तो हम देखते हैं सिस्टोल हो रहा है कंटिन्यूअस ना, तो यहाँ टी वेव में रीपोलराइजेशन होगा, लीड्स टू दी डायस्टोल। डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाता है बच्चे? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। पूरा लिख लो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। चलो, तो हुआ क्या है यहाँ पे? सबसे पहली बात आप समझना कि ये जो पी वेव होता है, ये पी वेव एट्रियल सिस्टोल दिखाता है, डीपोलराइजेशन दिखाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपके पास क्यूआरएस। क्यूआरएस इज अ कॉम्प्लेक्स व्हिच शोज वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। अगेन वेंट्रिकल, पहले क्या हुआ? एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल भर गए ब्लड से, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो सारा का सारा ब्लड जो है आपकी ब्लड कैपिलरी वो आर्टरी के अंदर फिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा? अब वेंट्रिकल भी रिलैक्स करेगा। तो हुआ क्या है बच्चे? पंप होना, मतलब एक तरीके से आप देखो, ये एट्रिया का पंप होना, वेंट्रिकल का पंप होना, वेंट्रिकल का रिलैक्स होना, पंप होना, रिलैक्स होना, ये क्या दिखा रहा है आपका? एक हार्ट बीट। तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज योर वन हार्ट बीट। दिस होल शोज योर वन हार्ट बीट। अब ये देखने के लिए, अब यही आपको वो दिखती है पीपी में, यही चीज है वो। अब क्या होता है ना, ये सारी चीजें तो छुप जाती है, तुमको सिर्फ जो दिखता है वो होता है ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी चीजें नहीं होती, बाकी सारी चीजें भी होती है, बट आपको दिखता ये है। ठीक है, और अगर मैं इसकी ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ किस तरीके से होता है बच्चे, वो भी देख लो। ग्राफ में इस तरफ तो होता है वोल्टेज, इस तरफ होता है आपके पास टाइम। मैं कैसे इसको डिनोट ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज टाइम। तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि क्या आपकी हार्ट की स्थिति है। ठीक है, पूरा आता है ये, क्योंकि मैंने यहाँ पीआरएस कॉम्प्लेक्स वगैरह लिख दिया, इसीलिए मैं ये पूरा टाइम नहीं लिखा रही, आप ये पूरा बना सकते हो। ठीक है, चलिए ओके, अब इसको रीड करते हैं।
अ पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स। अच्छा, इलेक्ट्रिकल लीड्स भी समझ लो, 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स कनेक्टेड रहती है और कहाँ कहाँ कनेक्टेड रहती है, 1 टू ईच रिस्ट एंड टू लेफ्ट एंकल। देखिए पहला इसके अंदर कनेक्शन की अगर मैं बात करूं तो कनेक्शन के लिए अगर हम नॉर्मल ईसीजी देखते हैं ना, कनेक्शन के लिए इन नॉर्मल ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी की अगर मैं बात करूंगी तो नॉर्मल ईसीजी के अंदर क्या दिखता है बच्चे, नॉर्मल ईसीजी के अंदर 3 लीड्स का यूज होता है। 3 लीड्स मतलब लीड प्लस वो पैच, एक जो व्हाइट कलर का पैच होता है, और वो कहाँ कहाँ कनेक्टेड रहती है आपकी, लेफ्ट आर्म में, राइट आर्म में, ठीक है, एंड योर एंकल। तो लेफ्ट आर्म, राइट आर्म एंड योर एंकल, लेफ्ट एंकल एंड योर लेफ्ट एंकल, पैर में, ठीक है, ये 3 जगह पे प्रेजेंट रहती है। अगर मैं बात करती हूँ आपका थोड़ा और, अगर आप कॉम्प्लेक्स ईसीजी पे जाते हो, थोड़ा सा अगर आपको कोई बीमारी ही डिटेक्ट कर रही है, तो उस टाइम पे जो ईसीजी होता है थोड़ा एक्स्ट्रा, जिसके अंदर हम बोल सकते हैं ईसीजी का पूरा प्रॉपर मशीनरी, तो उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको क्या दिखता है बच्चे, 3 लीड तो है ही, इसके साथ +6 लीड आपकी जाती है ऑन चेस्ट। तो टोटल आपके पास कितनी लीड हो गई, 9 लीड्स इन टोटल हो जाती है आपके पास। तो 9 लीड्स टोटल जाती है आपके पूरी बॉडी में। अभी आपने देखा है मूवीज के अंदर वो चेस्ट पे लगाए हुए होते हैं ना लीड्स, लीड्स आर व्हाट, व्हाइट कलर का पैच है और फिर उस पे वायर है, उन वायर से डिटेक्ट कर लिया जाता है बच्चे कि क्या बीमारी हो सकती है और कैसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब इसमें क्या बोलता है कि यहाँ लीड की फॉर्मेशन से दैट कंटिन्यूअसली मॉनिटर द हार्ट एक्टिविटी, उस लीड के कारण आप जो है हार्ट एक्टिविटी को पहचान सकते हो। फॉर अ डिटेल इवेल्युएशन ऑफ हार्ट फंक्शन मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। कई बार डिटेल इवेल्युएशन के लिए, प्रॉपर डिटेल्ड इवेल्युएशन के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल लीड्स को अटैच करते हैं टू द चेस्ट रीजन। हियर वी टॉक अबाउट स्टैंडर्ड ईसीजी। अभी हम एक नॉर्मल ईसीजी की ही बात कर रहे हैं। ईच पीक ऑफ ईसीजी, अब हर पीक की बात कर दी है, ईच पीक ऑफ ईसीजी from letter P to T that corresponds that each peak of ECG is identified with the letter from P to T that corresponds to a specific electrical activity of the heart. P wave represent the electrical excitation और डीपोलराइजेशन। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन कि भाई अब एट्रिया काम कर रहा है, अब काम करके दिखाऊंगा मैं, तो एट्रिया ऐसा बोलता है, ठीक है, अब काम करके दिखाऊंगा। उस टाइम पे क्या होता है बेटा जी, आपका एट्रिया जब काम करता है यानी वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विच लीड टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, जैसे ही एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा सारा ब्लड कहाँ फ्लो हो गया आपका, वेन के अंदर, वेंट्रिकल के अंदर। The QRS complex represents the depolarization of ventricle। अब जब चीज वेंट्रिकल पे आ गई तो अब वेंट्रिकल की बात सुनेंगे हम, है ना। वेंट्रिकल क्या करेगा अब आपका, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। हुआ क्या, जैसे डीपोलराइजेशन मतलब आप समझ जाना कि वो काम करने लगा है, वो अपनी एक्साइटेशन स्टेज पे, और एक्साइटेशन स्टेज पे है यानी वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो डीपोलराइजेशन पहले हुआ एट्रिया का, तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब हुआ है डीपोलराइजेशन वेंट्रिकल का, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। एंड दिस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका टी वेव, और टी वेव क्या करता है, T wave represents the return of ventricle from the excited to normal, जिसको हम कहेंगे repolarization। Depolarization was what? Excitation state. Repolarization is back to normal, ठीक है, वापस नॉर्मल बन गया। The end of T marks the end of systole। T खत्म हुआ, सिस्टोल खत्म हुआ, यानी अब डायस्टोल शुरू हो गया, नॉर्मल साइकिल है। क्लियर, समझ में आया, ईसीजी पूरा क्लियर है। तो ये आपके पास ईसीजी का पूरा डायग्राम आता है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब कुछ देखते हैं हम लोग, कुछ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू हार्ट। हार्ट के डिसऑर्डर्स पढ़ते सभी लोग हैं, पर कई बार क्या होता है ना, इनको फॉलो या क्या करना चाहिए हमें इनसे बचने के लिए, क्या सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि यार आपका हार्ट सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो वो सब चीजें देख लेते हैं। हार्ट के डिसऑर्डर्स में सबसे पहला डिसऑर्डर आता है
हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपरटेंशन क्या होता है बच्चे, देखो अगर आपका हार्ट जो है वो जल्दी 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 पंप करेगा, यानी उसके अंदर अगर जल्दी जल्दी ब्लड फ्लो होगा, अगर उसमें तेज ब्लड फ्लो होगा, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो होगा, तो कई बार क्या होता है कि जो पतली पतली कैपिलरीज होती है ना, मोटी आर्टरीज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पतली कैपिलरीज कई बार बर्स्ट हो जाती है, जिनके कारण ब्लड की बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, उसके कारण क्या होता है, अब वो इतनी तेज अगर फ्लो करेगा, इतनी तेज रश करेगा आपकी बॉडी के अंदर ब्लड, वो करता है आपका इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और उसी चीज को हम कह देते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है, सो व्हाट इज हाइपरटेंशन? इट इज अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 से 80। 120 से 80 इसको कैसे लिया है मैं बताती हूँ। देखो, अगर हार्ट है तो वो करेगा सिस्टोल और डायस्टोल। ठीक है, तो सिस्टोल उसको कितना करना चाहिए? सिस्टोल उसे कितना करना चाहिए? 120 mmHg। और नॉर्मल डायस्टोल उसको कितना करना चाहिए? नॉर्मल डायस्टोल उसको करना चाहिए 80 mmHg, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो हो सकता है आपका, वो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि आपका 120 से 80 के बीच में होना चाहिए mmHg, है ना, तो उतना बीच में होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है, ज्यादा मतलब या तो 140, कई लोगों का 90, 140, तो अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो दैट लीड्स टू योर हाइपरटेंशन। ठीक है, उसके कारण क्या होगा? आपका हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन यानी ब्लड फ्लो बहुत तेजी से होगा, रश में होगा, which leads to your higher blood pressure. In this measurement 120 mmHg is the systolic pressure, आई गया, systolic pressure है, और pumping, and 80 mmHg is your diastolic pressure, resting pressure. If repeated checks of blood pressure of an individual is 140 or 90 over it, ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू दी है, ऑफ कोर्स 120 से ज्यादा ही लेंगे, तो अगर ऐसा होता है हायर देन इट शोज हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीजेस, कि भाई अब जो है बहुत सारी हार्ट डिजीजेस हो सकती है, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स द वाइटल ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी। भाई अगर दिल ही खराब हो जाएगा तो किडनी, ब्रेन सबको ले डूबेगा, है ना, तो सारे ऑर्गन्स को ले डूबेगा अगर तुम्हारा एक दिल खराब हो गया तो उसका ध्यान रखने के लिए क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन ज्यादातर स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और ओबेसिटी, इनके कारण होता है। ओबेसिटी के कारण तो वैसे कोरोनरी डिसऑर्डर ज्यादा होगा, अभी अपन पढ़ेंगे उसको। ये स्मोकिंग ड्रिंकिंग से ज्यादा होता है, स्पेसिफिकली स्मोकिंग से, क्योंकि क्या होता है ना, उसके कारण आपका जो प्रेशर है हार्ट में वो बहुत तेज इंक्रीज हो जाता है, तो उनको ज्यादातर हाई बीपी और इनकी दिक्कत रहती है जो लोग स्मोकिंग करते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब कोरोनरी आर्टरी क्या होती है बच्चे? कोरोनरी आर्टरी वो थी ना जो सिर्फ हार्ट अपने लिए रखता है। याद करो, पूरा आपके पास पल्मोनरी सिस्टम था जो हार्ट कहता है कि भाई ठीक है, तुझे भी काम करना है, तुझे भी काम, सब काम कर लो। कोरोनरी सिस्टम क्या करता है कि ये मेरा काम है, कोरोनरी नाम ही अपने आप का रखा है उसमें, कि ये सिर्फ मुझे न्यूट्रिशन देगा, ये आर्टरी जो होगी ये सिर्फ मुझे ब्लड लाके देगी। ठीक है, ये मुझे न्यूट्रिशन देगी, तभी मैं सबको दे पाऊंगा। तो हार्ट को चलने के लिए, मोटर चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लेते हो कि नहीं लेते? तो हार्ट को चलाने के लिए न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा, और हार्ट की मसल्स जो होती है उनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कहाँ गई? ये रही, दैट सप्लाई ब्लड, ये कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। और इसी के अंदर अगर आपका मान लो कि इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर दिक्कत हो जाए, कई बार क्या हो जाता है कि ये आपकी जो आर्टरी रहती है, ये आपकी जो आर्टरी रहती है कोरोनरी आर्टरी स्पेसिफिकली, ठीक है, हार्ट को दिक्कत होगी तो वो कुछ करेगा। तो हार्ट को खाना पीना में दिक्कत, हार्ट के ऑक्सीजन में दिक्कत, हार्ट ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा, ठीक है, तो वो ऑब्वियस ही बात है दूसरों को भी अफेक्ट करेगा। फिर इस टाइम पे क्या होता है बच्चे, यहाँ पे एक लंप सा बन जाता है। लंप सा कैसे बन जाता है और क्या हो जाता है ये लंप, ये देखना। होगा क्या इसके अंदर, इस टाइम पे कई बार कोलेस्ट्रोल, गुड कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल बोलते हैं ना, ओबेसिटी के कारण,
ओबेसिटी के कारण बोल दो, या फिर आप बोल सकते हो कि कई बार आपकी बुरी आदतों के कारण जो है, ये जो कोरोनरी आर्टरी है ना, इसके अंदर स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा कंटेमिनेंट्स भर जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, इट अफेक्ट्स द ब्लड वेसल दैट सप्लाई द ब्लड टू हार्ट। इट इज कॉज्ड बाय डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रोल एंड फाइब्रस टिश्यूज विच मेक द ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरो। क्या हो रहा है बच्चे कि यहाँ पे किस किस चीजों का डिपोजिशन हो गया, कैल्शियम आयंस का। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है ना प्लेटलेट्स का डिपोजिशन हो जाता है। अब एक बार प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स को तो क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे अगर कोलेस्ट्रॉल का ड्रॉपलेट्स का डिपोजिशन हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल इज योर मोटापा, कोलेस्ट्रॉल तो बहुत खराब होता है, कोलेस्ट्रॉल जैसे ही यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा तो वहां पे प्लेटलेट्स आ जाएंगी, ये चीज सोच के कि यार यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो मुझे जाना चाहिए सबसे पहले। प्लेटलेट्स वहां पहुंच गई, प्लेटलेट्स जैसी वहां पहुंच जाएगी, वहां पे एक कैल्शियम आयन जो बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है, मतलब प्लेटलेट्स के साथ ही उसको काउंट कर लेते हैं, कैल्शियम आयन जो होगा वो यहाँ पे और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, जिसके कारण हो क्या रहा है तुम ये देखना, ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको हम कहते हैं प्लेग, इसका नाम भी लिख लो, प्लेग। ये प्लेग के कारण क्या हो रहा है बच्चे, इस प्लेग के कारण आपका जो आर्टरी है, जो पूरा पहले क्या हो रहा था, पूरी आर्टरी में ब्लड जा रहा था ना, अब क्या हो रहा है, ये इतना मोटा तो क्या आ गई, अपने आप की लेयर आ गई। ठीक है, इतना मोटा तो आपके जो आपने जंक खाया, ओबेसिटी हो गया, एक्सरसाइज नहीं करी, तो वो जो कोलेस्ट्रॉल सारे ड्रॉपलेट्स आपकी कोरोनरी आर्टरी में इकट्ठा हो गए, तो यहाँ सारे इकट्ठा हो गए, जमा हो गए, जिसके कारण आपका ये जो ल्यूमन था, ल्यूमन मतलब इनर कैविटी, पहली आर्टरी की कम होती है और तुमने और उसमें जो है प्लेग जमा कर दिए, तो अब उससे दिक्कत क्या होगी, उससे दिक्कत ये होगी कि आपका ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। ब्लड अगर एक जगह रुक गया, और हार्ट की मसल का ब्लड अगर एक जगह रुक गया, तो वो तो दिक्कत देगा, वो आगे हार्ट की मसल्स को तोड़ देगा, हार्ट की जो मसल्स होती है उनको ब्रेक कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हार्ट की मसल्स को ब्रेक कर देगा, जिसके कारण क्या हो सकता है बच्चे, जिसके कारण कई बार आपको हार्ट, ये लेफ्ट जो आर्म है इस तरफ दर्द होगा, और दर्द होना यानी इसको हम कहते हैं इंजाइना पेक्टोरिस। इंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है, आपका जो लेफ्ट आर्म होता है बेसिकली वो दर्द होता है। क्यों होता है, क्योंकि आपकी कोरोनरी आर्टरी में दिक्कत होती है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर जम जाता है प्लेग, और इस प्लेग के कारण जो है ब्लड सप्लाई ढंग से मसल्स पे नहीं हो पाता, कार्डियक मसल्स खराब होंगी, तो आपको हार्ट फील कराएगा ना कि भाई ये तो दिक्कत है, और इसी दिक्कत को अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो सही हो सकती है, काफी लेट अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो फिर वो सही भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास आती है, और इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज को हम क्या कह सकते हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस। तो एथीरोस्क्लेरोसिस वही सेम बीमारी है जिसके अंदर ये प्लेग इकट्ठा हो जाता है, मेकिंग द ल्यूमन ऑफ आर्टरी नैरोअर। ठीक है, क्लियर है बात। अगला एंजाइना इसके साथ ही आ गया, एंजाइना इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंजाइना पेक्टोरिस, इट सिम्टम एक्यूट चेस्ट पेन। अब चेस्ट पेन क्यों होगा भाई, उस हार्ट की मसल को ही खाना नहीं मिला, उसी को ऑक्सीजन नहीं मिला, तो चेस्ट पेन ऑफ कोर्स होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। appears when no enough oxygen is reaching the heart muscles, ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही मसल तक। अगला angina can also occur in men and women by any age but now is more common among the middle age। भैया आजकल क्योंकि खाने पीने पे किसी का कंट्रोल नहीं है, घूमना फिरना तो लोग भूल ही चुके हैं, तो ये ज्यादातर आजकल मिडिल एज में देखा जा रहा है। इट अकर ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द ब्लड फ्लो। अब ये सारी ही दिक्कतें देगा, अगर इसके अड़चन आई तो ये सबको अड़चन पहुंचाएगा। ठीक है, चल अगला पढ़ते हैं। अगला आता है अपने पास हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर यानी कि आपका हार्ट जो है, एक तो होता है अपने पास कार्डियक अरेस्ट, है ना, दो तीन वर्ड्स है, एक तो होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब हार्ट अटैक बचाया जा सकता है, हार्ट अटैक मतलब वो लेफ्ट साइड एंजाइना पेक्टोरिस जैसा ही है, लेफ्ट साइड में अगर दर्द होना शुरू हुआ यानी ब्लॉकेज होना शुरू हुआ तो आप उसको डिटेक्ट करके आराम से पहचान के और सही कर सकते हो। दूसरा आता है आपके पास हार्ट हार्ट अटैक बोल दिया ना मैंने, क्या बोला, हाँ हार्ट अटैक। दूसरा आता है आपके पास कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होता है बच्चे, कार्डियक अरेस्ट मतलब सडन हार्ट अटैक, मतलब आपको कुछ नहीं पता लगा, कोई दर्द नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा गए, ठीक खत्म।
और एक होता है आपके पास हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है? द हार्ट फेलियर मीन्स द स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन देयर इज नो पंपिंग ऑफ ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ बॉडी। भाई जितना बॉडी को चाहिए उतना हार्ट पंप ही नहीं कर पा रहा, तो it sometimes cause congestive heart failure because congestion of lungs is one of the main symptom of this disease। देखो बच्चे, जब हार्ट ढंग से पंप ही नहीं कर पाएगा तो बाकी ऑर्गन को चला ही नहीं पाएगा, बाकी ऑर्गन ही मर जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे लंग्स आपका ढंग से परफॉर्म नहीं करेंगे, हार्ट आपका ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा था, उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर, और उसके कारण बाकी ऑर्गन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हार्ट फेलियर इज नॉट सेम एज कार्डियक अरेस्ट व्हेन द हार्ट बीट स्टॉप। तो ये कार्डियक अरेस्ट जैसा नहीं है, लगता सिमिलर है पर है नहीं। ठीक है, और हार्ट अटैक, हार्ट अटैक क्या होता है? जब एक मसल डैमेज हो जाए और इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण, तो हार्ट अटैक को बचाया जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट में तो सडन मौत, इसको तो कोई कुछ नहीं रोक सकता। पर हार्ट फेलियर क्या होता है कि आपका हार्ट पंप ढंग से नहीं कर पा, पंपिंग की गलती है। अब पंप ढंग से नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीजन का फ्लो नहीं करा पाएगा, तो ये होता है आपका हार्ट फेलियर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और इससे पहले जितने लेक्चर्स हुए हैं वो भी समझ में आए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम्हें बाकी की इंफॉर्मेशन भी मिल सके।